हाँ जी बच्चों, मैं गगन कपूर आपको अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आपको अकाउंटिंग 12th क्लास ये जो कोर्स है ये आपको पढ़ाऊंगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा पाऊं, अच्छे से समझा पाऊं। और इसके लिए आपको बस करना यही है कि सिंसेरिटी के साथ मेरी बातों को सुनना है, और जब भी मेरी बातों को सुनना है तो साथ में आपको रजिस्टर और पेन लेके बैठना है और मेरी बातों को आपने नोट भी करना है मेरे साथ साथ। ठीक है? तो बेटे नो डाउट हम आपको पढ़ाएंगे और अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है और आप लोगों के पास ऑलरेडी एक बुक है टीएस ग्रेवाल, तो हम आपको उसी बुक से पढ़ा देंगे सो दैट आपका बर्डन इंक्रीज ना हो। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ रेडी हो जाएंगे। मैं गगन कपूर आपके साथ एक लंबी जर्नी स्टार्ट करने वाला हूं, अकाउंटिंग 12th क्लास। तो सभी बच्चे रेडी हैं? यस सर, हम रेडी हैं। स्टार्ट कीजिए। आइए जी, पहले तो सभी बच्चे नोट करेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है क्लास 12th अकाउंटिंग, आपको बेटे ज्यादा इंटरेस्ट पढ़ने में तभी आएगा जब आप मेरी बातों को साथ साथ मेरे साथ ऐसे ही नोट भी करोगे जैसे आप क्लास में नोट करते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपकी ऐसी इच्छा रहती है कि सर पहले हम बातों को सुनेंगे फिर अपने आप नोटिंग बनाएंगे, तो फिर आप वीडियो को समय समय पर रोक सकते हैं। ठीक है? हमारा जो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है इसके दो पार्ट होंगे। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ये जो पार्ट ए है इसमें फर्दर दो सेक्शंस हैं। एक सेक्शन है पार्टनरशिप अकाउंट्स और दूसरा सेक्शन है कंपनी अकाउंट्स। और हम अपना आज का जो लर्निंग का कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम बिल्कुल सबसे पहले पार्टनरशिप अकाउंट से ही अपनी लर्निंग को स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कि सर ये पार्टनरशिप होती क्या है ना? आइए जी, मेरे साथ साथ सब बच्चे बात को समझना शुरू करेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है। बेटे, आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि एक बिजनेस होता है। अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? तो बेटे अकाउंटिंग कुछ नहीं है, आपको बिजनेस में हेल्प करने के लिए अकाउंटिंग बनी है। तो ये मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया बिजनेस। हाँ, मेरी ड्राइंग पर मत जाइएगा, मैं तो बस आपको बातें समझाऊंगा। तो ये जो आपका बिजनेस था, अगर इस बिजनेस का केवल एक ऑनर है तो ऐसे बिजनेस को हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप। अब बेटे ये बिजनेस की सबसे बेसिक फॉर्म है। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं कि एक पर्सन के पास बहुत लिमिटेड कैपिटल होता है बिजनेस में लगाने के लिए। बेटे बिजनेस के अंदर कैपिटल होना बहुत जरूरी है, और समस्या यह है कि एक आदमी की कैपिटल बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए एक आदमी कभी भी बिजनेस को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर पाता। आप अपने आसपास किसी भी बड़े बिजनेस के बारे में सोच के देखना, तो आपको पता चलेगा कि उसका ऑनर एक आदमी नहीं है, यानी कि वो प्रोप्राइटरशिप नहीं है। यानी कि एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम है? पहली प्रॉब्लम है सर कैपिटल। दूसरी प्रॉब्लम है सर मैनेजमेंट। अब बेटे एक आदमी के पास तो एक ही एबिलिटी हो सकती है, तो एक प्रॉब्लम कैपिटल है, एक प्रॉब्लम उसकी मैनेजमेंट है, एक प्रॉब्लम उसका रिस्क भी है कि भाई सारे बिजनेस का अकेला रिस्क उसके ऊपर आ जाता है। और एक फायदा भी है। फायदा यह है कि वो सारा का सारा प्रॉफिट बिजनेस का उसी का होता है।
लालच करता है कि सारा प्रॉफिट मेरा होगा, इसीलिए वो कहता है कि मैं किसी और को अपने साथ जोड़ूंगा भी नहीं। लेकिन बेटे व्यापार में तो आपका कंपटीशन हो जाएगा और आपको फिर समस्याएं शुरू हो जाएंगी कि हाय, कॉम्पिटिटर को तो मैं कैसे कंपीट करूं, वो मेरे से बहुत स्ट्रांग है, तो आपको भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो धीरे धीरे बिजनेस ने अपनी फॉर्म को चेंज किया, प्रोप्राइटरशिप से उसने अपनी फॉर्म को चेंज करना शुरू किया और वो भी बहुत सारी फॉर्म को चेंज करेगा। ठीक है, मैं पहले आपको एक चेंज समझाने जा रहा हूं। तो बिजनेस को अगर बड़ा करना है और कंपटीशन से आपको बचना है, तो फिर आपको अपने साथ और लोगों को जोड़ना होगा। तो इसने क्या किया, अपने साथ और लोगों को जोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब बेटे बिजनेस का एक नहीं अनेक ऑनर हो गए, मैनी ऑनर्स। और अब इसका नाम प्रोप्राइटरशिप नहीं रहा, इसका नाम अब पार्टनरशिप हो गया। और फिर बेटे अब मेरी ड्राइंग के ऊपर मत जाना, मैंने बताया कि ये बिजनेस भी अब आपका और भी ज्यादा बड़ा हो गया, ये और भी ज्यादा बिजनेस आपका बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब अब आपका बिजनेस बड़ा हो गया, उसकी फॉर्म चेंज हो गई, तो उसकी अकाउंटिंग की जरूरतें भी बदल गई। यानी अब आपको अकाउंटिंग में कुछ और बातें भी सिखानी है मुझे, इसीलिए हम यहां पर आपको आगे लेकर के चल रहे हैं। अकाउंटिंग कह रही है कि पहले बच्चे छोटे छोटे से थे तो उन्हें प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग सिखाओ, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस था। अब आप कह रहे हो सर हम तो बड़े हो गए, हम 12th क्लास में आ गए, हमारा बोर्ड का एग्जाम है। तो बेटे अब आपको हमारी कॉमर्स भी कह रही है, अकाउंटिंग भी कह रही है कि अब आप बड़े हो गए हो, तो चलिए आपको अब कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग सिखाएं। तो बिजनेस को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया, बड़ा किया। ठीक है, अब ये क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग हम आपको आज सिखाएंगे। ठीक है, अब बेटे जब इसमें बहुत सारे बिजनेस आए तो बेटे कैपिटल आई, कैपिटल आपकी इंक्रीज हो गई। मैनेजमेंट में कई सारे लोग आ गए, अब अलग अलग समझ के लोगों को आपने जोड़ा। बिजनेस में रिस्क शेयर हुआ, ये सारे के सारे फायदे हुए। और सर एक नुकसान हुआ कि अब हमें प्रॉफिट भी बाकी लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो चिंता मत करना, ये शेयर करने के बाद भी जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो पहले के प्रॉफिट से अधिक होगा, कम नहीं होगा। ठीक है जी, अच्छा सर, ठीक है। अब होगा क्या, जहां पर बेटे लोग मिलना शुरू होते हैं वहां पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, बड़े बुजुर्ग लोग तो इसको समझाने के लिए, लोगों को पेशेंस लाने के लिए बोलते हैं कि चिंता क्यों करते हो, जिस घर में बर्तन ज्यादा हो वो बर्तन तो बजेंगे ही, शोर तो मचाएंगे ही। बेटे जब एक से ज्यादा लोग बिजनेस में जुड़ जाएंगे तो स्वाभाविक बात है बेटे कि रोज बिजनेस में आपसी झगड़े भी बढ़ जाएंगे। अब सर आपसी झगड़े अगर बढ़ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, किसी को मारने पीटने की जरूरत नहीं होती। समझिए आप बात को, अगर झगड़े हों तो कोई बात नहीं, पेशेंस रखनी चाहिए। झगड़े हों तो हमें कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट फैसला करता है। और कोर्ट कहती है कि भाई लोगों ने प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप क्या की, रोज झगड़े आने शुरू हो गए। तो ऐसे में ना कोर्ट गवर्नमेंट को कहती है कि भाई इनके रोज झगड़े होते हैं, ये रोज हमारे पास आते हैं, क्यों नहीं आप इनके रूल्स बना देते। इन्हें अगर अपने रूल्स पता होंगे तो इनके झगड़े भी नहीं होंगे। ठीक है ना, कई बार बच्चों में झगड़ा होता है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं माँ बाप को कि भाई तुम अपनी विल बना दो, बता दो भाई किस बच्चे को क्या मिलना है, इनमें झगड़ा ही नहीं रहेगा। ऐसे ही कोर्ट कहती है गवर्नमेंट को कि भाई आप इनके रूल्स बना दीजिए और इनको बता दीजिए कि पार्टनरशिप में काम करने के क्या रूल्स हैं, ताकि इन्हें भी झगड़ा ना हो इनके अंदर और हमें भी फैसला करने में आसानी हो। तो गवर्नमेंट ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे केसेस में रूल्स बना देती है। और जानते हो इस रूल्स को हम सरल भाषा में बोलते हैं लॉ, या हम इसे बोलते हैं एक्ट, या हम इसे बोलते हैं कोड, और भी कई सारे नाम हैं, आप समझ जाइए। इतने से ही आपका काम चल जाएगा।
ठीक है। तो भाई गवर्नमेंट ने इनके रूल्स बना दिए और इनके रूल्स को नाम दिया गया पार्टनरशिप एक्ट। और ये रूल्स बने थे ईयर 1932 में, तो इसका नाम हो गया पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932। अब बेटे आपको करना क्या है, प्रोप्राइटरशिप से बिजनेस ग्रो करके पार्टनरशिप में चला गया, तो इसका मतलब अब अकाउंटिंग पर भी प्रभाव पड़ेगा, अकाउंटिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाएंगी। तो अब हम आपको सिखाएंगे पार्टनरशिप की अकाउंटिंग को कैसे किया जाता है, और अब से हम धीरे धीरे समझेंगे कि अकाउंटिंग में लॉ या एक्ट को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है सर। तो हम अब जो जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पार्टनरशिप की जर्नी है, और इसमें हमें आपको अकाउंटिंग भी सिखानी है, और इसमें हमने आपको लॉ के अकॉर्डिंग भी बातों को बताना है। ठीक है सर, आइए जी, और मेरे साथ साथ लिखेंगे, हम अपनी जर्नी का सबसे पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप एक लंबी जर्नी है, और इस जर्नी में बहुत सारे स्टेशंस आएंगे। तो हम लोग अपनी जर्नी की जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, हमारा पहला स्टेशन कहलाता है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक, पार्टनरशिप के बेसिक पढ़ेंगे, और फिर धीरे धीरे हम जाके और भी एडवांस्ड इश्यूज को पढ़ते रहेंगे। तो हमारे पार्टनरशिप के कई सारे चैप्टर्स आएंगे, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सर, मैंने कहा बोलो। सर, आपने हमें समझाया पार्टनरशिप क्या होती है, अब हमसे एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, हमसे एग्जाम में अब थ्योरी भी पूछी जाएगी, और थ्योरी में पूछा जाएगा व्हाट इज पार्टनरशिप। अब हम कहेंगे सर क्या लिखें, पार्टनरशिप क्या होती है। बेटे देखो, सबसे पहले क्या होता है, समझदार लोग अपनी भाषा में टर्म्स को समझाते हैं, जिसे हम बोलते हैं डेफिनेशन। लेकिन एक बार अगर लॉ बन जाए तो सबसे बढ़िया डेफिनेशन वही मानी जाती है जो आपको लॉ बताए। तो मैंने आपको समझा दिया कि गवर्नमेंट ने इसके लिए एक एक्ट बना रखा है जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप क्या होती है, इसकी डेफिनेशन भी हमें पार्टनरशिप एक्ट से पूछनी पड़ेगी। हां, बाकी इसको बेसिकली तो मैं आपको समझा चुका हूं ना। ठीक है सर, अब सर आप ही डिफाइन कीजिए व्हाट इज पार्टनरशिप। तो सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन। तो सबसे पहले आया सर व्हाट इज पार्टनरशिप, लिखें। मैंने बताया था ना कि लिखना सबसे अच्छा अगर तरीका है आपको समझना है, तो कंसंट्रेशन तभी बनेगी जब मेरे साथ साथ आप चीजों को नोट करेंगे। तो लिखिए, पार्टनरशिप इज डिफाइंड, सॉरी, अंडर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 एज। पार्टनरशिप को डिफाइन करने जा रहे हैं, और हम बात आ रहे हैं वो डेफिनेशन जो लॉ की है, और लॉ की डेफिनेशन सब जगह एक्सेप्टेड होती है, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होती है। जो इसे नहीं मानेगा उसे जेल में डाल देना। अगर टीचर कहे ये डेफिनेशन पार्टनरशिप की नहीं है, कोई और डेफिनेशन लिखो, तो बोलना सर लॉ को ब्रेक कर रहे हो, खबरदार। लिखिए, पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज relationship relationship between persons who have agreed to share profits of the business
profits of the business carried on by all, carried on by all or any of them acting for all। बच्चे कह रहे हैं कि सर ये कैसी भयानक सी डेफिनेशन आपने लिख दी। तो मैंने कहा चिंता मत करें बेटे, जब आपने अकाउंटिंग की भी डेफिनेशन पढ़ी थी तो वो भी आपको उस समय समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज आपको बिल्कुल रट चुकी है। जब भी कोई पूछता होगा तो लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आप उसको सुना देते होंगे। फिर वो बोलता होगा अरे डेफिनेशन छोड़ो, मतलब समझाओ। बेटे पार्टनरशिप की डेफिनेशन भी ऐसी है, एक बार समझ जाएंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगी, फिर आप हर किसी को यही डेफिनेशन सुनाओगे। चलिए जी, अब बेटे डेफिनेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने आपको समझानी है। पहली कि पार्टनरशिप दरअसल एक रिलेशनशिप है। मतलब ये जो बड़े सारे ऑनर आए हैं ना, इनका संबंध है, रिलेशनशिप है पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स है हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, यानी पार्टनरशिप में एक शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होती है। ऑफ द बिजनेस, एक बिजनेस होता है, और ये कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरी बात समझेंगे, व्हाट इज पार्टनरशिप। पॉइंट नंबर 1, पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप। क्या है पार्टनरशिप? तो बेटे मैं आपको बता दूं, ये इन लोगों के बीच का एक रिलेशनशिप है। अब सर हमने तो सुना था कि जो रिलेशनशिप होता है वो कैसे होता है, घर में कोई फैमिली मेंबर पैदा होता है तो उसका सबके साथ रिलेशनशिप बन जाता है। बाय बर्थ एक रिलेशनशिप बनता है। सर वो मेरे चाचा हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरी माता जी हैं, मेरी बुआ जी हैं, मेरे मामा जी हैं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, जो भी है, और बहुत सारे रिलेशनशिप आपने सुना दिए। वेरी वेरी गुड। रुकिए, तो बेटे ये सारे रिलेशनशिप हमारे सामाजिक रिलेशनशिप हैं, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये हमारा बिजनेस रिलेशनशिप है। तो लॉ ने कहा कि ये एक बिजनेस रिलेशनशिप है, और बिजनेस में हर चीज करने के लिए ना एग्रीमेंट करना पड़ता है। यानी कि ये आपका रिलेशनशिप बना है बाय द एग्रीमेंट। बात समझ में आई? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप को हम कहेंगे इट इज एन एग्रीमेंट, या हम कहेंगे इट इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम यहां पर लिख के बता देते हैं आपको कि पार्टनरशिप क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन कीजिए और इसके बारे में समझाइए, तो आप कहेंगे पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। पार्टनरशिप comes into existence with the help of an agreement which is known as, बेटे पार्टनरशिप बनती है एग्रीमेंट की वजह से, और इस एग्रीमेंट को हम लोग लॉ में बुलाते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बुलाते हैं? पार्टनरशिप डीड। जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं, कोई आपसे पूछ ले कि क्या आप हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो आप कहोगे हाँ हैं। वो व्यक्ति कहेगा अच्छा बताओ कैसे आप इस स्कूल के स्टूडेंट हो, तो आप कहोगे देखो मेरा आईडी कार्ड बना रखा है स्कूल ने, ये आईडी कार्ड इसका प्रूफ है। हर चीज का ना बेटे एक प्रूफ होता है। ऐसे ही ये लोग अगर कहीं जाते हैं और किसी को बोलते हैं कि हम इस बिजनेस में पार्टनर हैं, ये हमारा बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है, तो बोलेंगे भाई प्रूफ है, तो वो कहेंगे हाँ हम लोग एक एग्रीमेंट किया था
और उस एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड दिखा दी जाती है और हम आज ही की क्लास में पार्टनरशिप डीड से जुड़ी हुई और भी बातें करेंगे। ठीक है ना? तो समय समय पर आपका हम लोग जो नॉलेज है वो इंक्रीज करते रहेंगे। तो पहला पॉइंट कवर हो गया कि सर पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। दूसरा, अब ये रिलेशनशिप है बिटवीन पर्संस और हम इसे बोलते हैं, तो पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस। अगर एक ही व्यक्ति होगा तो बेटे हम उसके फिर पार्टनरशिप तो कह नहीं सकते। तो पार्टनरशिप के लिए क्या होता है, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, मिनिमम 2 पर्संस हु मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे व्यक्ति हों जो कि समझदार हों, नॉर्मल हों, जिनकी एज मोर देन 18 ईयर्स हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं बेटे, एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की जिसका नाम था कोई मिल गया। याद आया? काफी फेमस मूवी थी। उसमें ऋतिक रोशन प्रीति जिंटा के घर जाता है और वहां जाकर उनसे कहता है कि मैं बॉर्नवीटा वाला दूध पीऊंगा। आपको याद होगा कि वो मतलब एज में बड़ा हो रहा था लेकिन मेंटली वो अभी ग्रो नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मैंने लिखा है कि पार्टनरशिप ऐसे 2 लोगों के बीच में होनी चाहिए जो कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। और गवर्नमेंट कहती है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वो आदमी है जिसकी एज भी 18 साल से ज्यादा है और जो समझदार भी है, मतलब उसके दिमाग का विकास भी हो रखा है। तो ऋतिक रोशन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो 18 साल का हो भी जाएगा तो भी पार्टनर नहीं बन सकता। समझ में आया? ठीक है सर, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, 2 समझदार लोग होने चाहिए जिनकी एज 18 साल से ज्यादा हो। और आप लोग जो मेरे से पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, अभी आपकी एज 18 ईयर्स से ज्यादा नहीं है तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। ठीक है सर। सर ये बताइए कि मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? चलो मिनिमम 2 लोग होंगे, मैक्सिमम कितने लोग होंगे? तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि मेरे पास कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट हैज नो मैक्सिमम लिमिट, बट लेकिन हमारे पास एक कंपनीज एक्ट है, बट कंपनीज एक्ट 2013 restricts maximum number of partners to 50। अब बेटे हमारे देश में एक और कानून है, ये भी हम आपको पार्टनरशिप खत्म करने के बाद बताएंगे। इसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013, नया बना है। और इसने कहा है कि अगर किसी फॉर्म ऑफ बिजनेस में 50 से अधिक व्यक्ति हैं तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, उसे कम से कम कंपनी होना चाहिए। और अगर वो कंपनी नहीं है तो कंपनीज एक्ट को बुरा लग जाएगा। इसका मतलब 50 के बाद तो कंपनी को बनना तय है, यानी 50 तक आप कह सकते हैं कि हम पार्टनरशिप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है सर, हमने पार्टनरशिप की 2 बातें समझ ली कि भाई इसमें रिलेशनशिप होता है जो कि पार्टनरशिप डीड के द्वारा बनता है। इसमें कम से कम 2 लोग होते हैं जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं। किसका? बिजनेस का। तो आइए अगले 2 पॉइंट भी डिस्कस कर ले। सिंपल से 2 पॉइंट हैं। तो पॉइंट नंबर 3, इसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए।
अब हमारी अकाउंटिंग कहती है, अकाउंटिंग नहीं कहेंगे बल्कि हमारा लॉ कहता है कि देखो, आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स जो होते हैं वो उसके ऑनर्स के होते हैं, और अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑनर हैं तो फिर ये प्रॉफिट्स उनके बीच में शेयर होगा। अच्छा, अब लॉ कहता है कि हमने अगर यहां पर प्रॉफिट वर्ड लिखा तो यह भी अंडरस्टूड है कि बिजनेस में लॉसेस भी होते हैं। जो लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे उन लोगों को लॉसेस भी शेयर करने होंगे। इसका मतलब कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स को शेयर नहीं करते हैं तो आपका वो बिजनेस पार्टनरशिप भी नहीं है। ठीक है सर। नंबर 4 बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस भी कौन सा होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। सर लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या होता है? लॉफुल बिजनेस का मतलब होता है कि जिसकी इजाजत आपको सरकार देती हो। अब पुराने जमाने की पिक्चर देखेंगे ना तो एक गोविंदा की पिक्चर थी। आजकल गोविंदा हीरो ही नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा। उसमें एक गाना था, किसको कहां से उठाना है, किसको कहां पहुंचाना है, ये अपना धंधा पुराना है। अच्छा, और आप मुंबई पर बेस्ड, डॉन पर बेस्ड पिक्चर देखते हो, गंदा है पर धंधा है ये। तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि भाई पार्टनरशिप होने के लिए कोई लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ये सब जब उल्ट जुलूट बिजनेस है, मैं भाई हूं, मेरा ये धंधा है, किसी को उठाना है, एक्सटॉर्शन करना है, स्मगलिंग करनी है, ड्रग्स बेचने हैं, ऐसे जो भी बिजनेस हैं इनको पार्टनरशिप की परिभाषा में कवर नहीं करते। ठीक है, ये दोनों बातें बेटे आपको समझ में आनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई रिलीजियस प्लेस है, मंदिर है, मस्जिद है, कोई चर्च है, गुरुद्वारा है, कुछ भी है। तो इन संस्थाओं में लोग पैसा चढ़ाते हैं, डोनेशंस आती हैं। अब बेटे ये डोनेशन उस ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टी अपने घर नहीं लेके जाते, तो हम कह सकते हैं कि उनमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स नहीं होता, इसीलिए वो संस्थाएं पार्टनरशिप भी नहीं होती। समझ में ये नहीं कि सिर्फ इन बातों को लिखना, इन बातों का मतलब भी समझना है कि जिस व्यापार के प्रॉफिट्स को लोग शेयर करते हो उसी को पार्टनरशिप बोलते हैं। अगर कोई बिजनेस है उसमें प्रॉफिट्स हैं लेकिन वो शेयर नहीं किए जाते तो फिर वो पार्टनरशिप भी नहीं है। जैसे क्लब्स होते हैं, धीरे धीरे आप समझेंगे। आप ही के स्कूल हैं, आप लोग फीस देते हैं, स्कूल को पैसा मिलता है, तो आपको क्या लगता है कि स्कूल जो प्रॉफिट कमाता है वो प्रिंसिपल या ट्रस्टी अपने घर ले जाते हैं? नहीं। इसलिए स्कूल भी पार्टनरशिप में कभी भी कवर नहीं हो रहा। ठीक है सर, ये बात भी हम समझ गए। आइए जी, पार्टनरशिप का सबसे बड़ा और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब समझिए। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है ये अलग अलग लोग मैंने बनाए। सर ये लोग कौन हैं? ये लोग बिजनेस के ऑनर हैं, और इन ऑनर्स को हम लोग बुलाते हैं पार्टनर्स। बिजनेस को बुलाते हैं पार्टनरशिप और ऑनर्स को बुलाते हैं पार्टनर्स। और ये सब पार्टनर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इससे आपका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये सभी के सभी लोग बिजनेस के मालिक हैं। इसका मतलब ये कि चाहे बिजनेस को कोई एक आदमी चलाए, ए, या दो आदमी चलाएं, बी या सी या डी या ई, यानी ये लोग मिल करके बिजनेस को भी चला सकते हैं। या फिर बाकी लोग कह सकते हैं कि चलो हम नौकरी करेंगे, तुम बिजनेस को मैनेज कर लेना।
इसका मतलब ए ने जो भी कहा यह माना जाएगा कि वही बी ने कहा, वही सी ने कहा, वही डी ने कहा, वही ई ने कहा। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यह है कि एक ने जो कह दिया इसका मतलब सभी ने वो कह दिया। मतलब कल को ऐसा ना हो कि बी मना कर दे, बी कहेगा भैया मैंने थोड़ी ना कहा था, ए ने कहा था, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो म्यूचुअल एजेंसी का हमारा जो मतलब है उसका मतलब है कि पार्टनरशिप मस्ट बी कैरिड ऑन, मतलब चलाई जाएगी बाय ऑल, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है। एजेंट का मतलब होता है जो कह दिया सो कह दिया। अगर आपने रामायण सुनी हो तो अंगद रावण के महल में चला गया था और अंगद ने रावण से कहा था कि मेरा पांव उठा दो, हम हार मान लेंगे। तो वो दूत हो गया, और दूत जो भी कहता है वो उसके मालिक की बात मानी जाती है। तो हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, दूत है, जो कहा वो दूसरे को मानने होगा, और दूसरे का मालिक भी है। यानी हर एक पार्टनर में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है, इसीलिए बोलते हैं इसे म्यूचुअल एजेंसी। अब देखिए बेटे, ये आपकी बुक है मेरे पास, टीएस ग्रेवाल की बुक है, और इस बुक में पार्टनरशिप को समझाया गया है। ये सारे पॉइंट्स आपने समझ लिए कि बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होना चाहिए। और इसके बाद पॉइंट नंबर 6 और 7 बना रखे हैं जिसमें लिखा हुआ है एज एन एजेंट एंड एज अ प्रिंसिपल। तो बेटे मैं बता दूं कि बुक ने जबरदस्ती पॉइंट नंबर 6 और 7 लिख दिए। ये 6 और 7 तो इसी का पार्ट है। पार्टनरशिप मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब ही यही है कि हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और उस पार्टनर का प्रिंसिपल भी है। इसीलिए आप ये 5 ही पॉइंट लिखना, और ये 6 और 7 इसी में कवर्ड है। ठीक है सर, ये बात हम समझ गए। मोटे मोटे तौर पे तो हम समझ ही गए हैं कि सर पार्टनरशिप क्या होती है, बाकी बातें हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, आइए जी, अब हम आपके साथ बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब ही होता है बेटे एग्रीमेंट। यानी आपने जो पार्टनरशिप की है उसका आप एग्रीमेंट बना लीजिए, वरना आपके बीच में झगड़े होंगे। तो नाउ तो हम समझेंगे बेटे कि पार्टनरशिप डीड कंटेन्स इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। प्रोविजंस का मतलब होता है आपके आपस के जो रूल्स हैं, जो टर्म्स हैं रिगार्डिंग पार्टनरशिप। अब आपको समझना है बेटे कि पार्टनरशिप डीड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, या यूं कहें ये एक ही बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है पार्टनरशिप की। अब हमारे जो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है उसमें यह लिखा है कि देखो, आपको आपस में एग्री करना चाहिए कि आप अपने पार्टनरशिप में क्या प्रोविजंस चाहते हैं। इसका मतलब ये कि आप आपस में एग्री कैसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब आप ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं और आप रिटर्न एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। देखो बेटे,
इससे हमें यह समझ में आता है कि हम जो एक्ट पढ़ रहे हैं वो 1932 में बना था। तो 1932 में देखो कितना अच्छा जमाना था कि ओरल बातों को भी लॉ में एक्सेप्टेंस दी जा रही है कि चलो जो ओरली कहा था वो भी एक्सेप्टेड है। आजकल के जमाने में अगर किसी से कहोगे ना तूने ये कहा था, तो बोलेगा अरे कहा था तो तूने लिखवा क्यों नहीं लिया था। आज के जमाने में लोग अपनी बात से मुकर जाते हैं, लेकिन 1932 में वो जमाना था कि लोग कहते थे कि जो बात कही है लोग उस पर पक्के रहेंगे। आपको पता है बेटे कि हमारे यहां जो भगवान राम हुए हैं, तो रामायण में भगवान राम का जो चरित्र है वो तो हम कभी फॉलो कर नहीं सकते। और रामायण में कहा जाता था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाही। इसका मतलब जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर है। आजकल के जमाने में कही हुई बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन देखो हमारे पास क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 चल रहा है, तो उस जमाने में लिखा गया था कि अगर आपने ओरली भी कुछ बातों को डिसाइड किया है तो उसको भी लॉ मान्यता दे रहा है। लेकिन ओरल को साबित करना थोड़ा कठिन होता है। ओरल कही गई बातों को साबित करने के लिए आपको दो गवाह चाहिए होते हैं, दो विटनेस चाहिए होते हैं। जज के सामने ले जाके दो विटनेस खड़े करने पड़ते हैं कि जज साहब इन दोनों की प्रेजेंस में ये बात कही गई थी। रिटन एग्रीमेंट के अंदर काम बहुत ही सरल होता है, इसीलिए पार्टनरशिप में यह कहा जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि एग्रीमेंट बनाओ तो रिटन में बनाओ। समझ में आया? इससे क्या होता है, डिस्प्यूट नहीं होते। ओरल से क्या होता है, डिस्प्यूट हो जाते हैं। लेकिन आप पार्टनरशिप के प्रोविजंस को ओरल भी डिसाइड कर सकते हो, रिटन में भी डिसाइड कर सकते हो। ये रिकमेंडेड है कि रिटन में बनाना चाहिए। और मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूं कि जब भी अगला सुधार होगा पार्टनरशिप एक्ट में, तो जो भी नया पार्टनरशिप एक्ट बनाया जाएगा उसमें लिखा जाएगा कि ओरल एग्रीमेंट को हटा दो, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इसे प्रूव करना बहुत ही कठिन है। इंसान रोज अपनी बात बदल लेगा और दो लोगों को पैसा देके साथ खड़ा कर लेगा, तो ये तो कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, लेकिन पुराना चला आ रहा है इसीलिए है। तो बेटे हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ओरल हो या रिटन हो, पार्टनरशिप में किन बातों को डिसाइड किया जाता है। इसे हम बोलते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड? तो बेटे पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें लिखी जाती हैं? सबसे पहला, नेम ऑफ बिजनेस। बताइए आपके बिजनेस का क्या नाम रखना चाहते हैं। एड्रेस, मतलब बिजनेस का एड्रेस क्या होगा, मतलब इसका लोकेशन क्या होगी। ठीक है जी, एड्रेस बताइए। आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस बताइए। नंबर 2, नेम ऑफ पार्टनर्स बताइए। हाँ, ये सब बातें भी ना पार्टनरशिप डीड में लिख दी जाती है, वरना झगड़ा हो जाता है। तुझे कहा किसने था कि तू पार्टनर है? नेम ऑफ, अच्छा नेम ऑफ पार्टनर्स, सॉरी, नेम ऑफ पार्टनर्स एंड देयर एड्रेसेस, उनका भी पता बताओ। अमाउंट ऑफ कैपिटल्स contributed by each partner, कितनी कितनी कैपिटल लगा रहे हो ये भी बताओ। अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिसाइड कर लो, मतलब प्रॉफिट को कितना कितना बांटना है। महाभारत सुनी होगी तो 5 भाई थे, 5 भाइयों में एक भीम था। अब भीम ज्यादा खाएगा
तो ऐसे ही पार्टनरशिप में भी हो सकता है कोई भीम के जैसा पार्टनर हो, बड़ा पार्टनर हो, तो वो कहेगा मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो ये पहले से डिसाइड करना होता है कि अच्छा प्रॉफिट कैसे कैसे बंटना है। अच्छा जी, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है नहीं देना है, कितना देना है, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डिसाइड कर लेना। इंटरेस्ट ऑन लोन, कई बार पार्टनर से लोन ले लिया जाता है, तो भाई पार्टनर के लोन पर कितना इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म भरेगी, डिसाइड कर लेना। सैलरी टू वर्किंग पार्टनर्स, अब पार्टनर जो होते हैं ना वो भी कई तरह के होते हैं। कुछ पार्टनर्स तो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ लोग केवल पैसा लगा के चले जाते हैं। तो यानी कि अगर आपने पैसा लगाया है तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस के अंदर बैठ के रोज दुकान पर बैठते हैं, दुकान को चलाते हैं, उसे बोलते हैं वर्किंग पार्टनर। तो वर्किंग पार्टनर को एडिशनल सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छा, पार्टनर्स फायदा ना उठाएं इसलिए ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, उसके बाद यह भी लिखा जाता है कि पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कितना होगा। ड्यूरेशन को अगर ना डिफाइन करना हो तो इसे लिख देते हैं एट विल, मतलब जब तक इच्छा होगी तब तक चलेगा। और अगर आपने लिखना हो कि नहीं पार्टनरशिप 10 साल तक चलेगी तो इसमें हम टाइम को मेंशन कर देते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई, और भी कई सारी बातें आप पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो भी बातें लिखनी हो वो लिख सकते हैं। जैसे कि भैया पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट होंगे, कम से कम 2 लोगों के सिग्नेचर होंगे, 4 लोगों के सिग्नेचर होंगे। ठीक है ना, ये सारी बातें भी आप उसमें लिख सकते हैं। और जो भी आपको लगता है कि हमारे डिस्प्यूट हो सकते हैं वो भी हम लिख सकते हैं। लेकिन मैं उन सभी बातों को अभी बताना नहीं चाहता क्योंकि अभी आपने पार्टनरशिप को गहराई में समझा ही नहीं है। जैसे जैसे आप समझते जाएंगे इसमें और भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो मैंने आपको 8-9 पॉइंट लिखवा दिए हैं। बाकी आपकी बुक में और भी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप उसको 5-7 पॉइंट्स को जरूर याद रखेंगे। और ये वैसे ही इतने कॉमन है कि एक समझदार बच्चा खुद ही बैठ के इसमें पॉइंट्स बना सकता है। ठीक है, आइए जी, ये भी बात सर हमने समझ ली कि पार्टनरशिप क्या है और पार्टनरशिप डीड क्या है। अब सर अब सर बेटे अब हमने समझ लिया कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, और हमने ये भी समझ लिया कि पार्टनरशिप के लिए एक पार्टनरशिप डीड होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि लोग पार्टनरशिप बना लेते हैं और पार्टनरशिप के रिलेटेड कुछ बातों को एग्री भी कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि बेटे पार्टनरशिप डीड में तो कई सारी बातें हो सकती हैं। अब आपने क्या किया, कुछ बातों को एग्री कर लिया और कुछ बातों को आप एग्री नहीं किया, मतलब आप उन्हें एग्री करना भूल गए, रह गई। अब पार्टनरशिप डीड जब हमने उठाई तो हमने देखा कि इसमें कई सारी बातें हैं जो कि पार्टनर्स ने आपस में एग्री नहीं की और इनका रिलेशनशिप हमारी अकाउंटिंग से है। अब बताओ जी, प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। तो सर अगर तो बेटे अगर पार्टनर किसी पॉइंट को एग्री नहीं करते हैं तो इफ पार्टनर्स डू नॉट एग्री
on some points, then rules of Partnership Act will apply. इसका मतलब है कि अगर पार्टनरशिप साइलेंट हो, if partnership is silent on certain issues, then provisions of the Partnership Act will apply automatically. यानी बेटे लॉ ने इस बात को समझ लिया कि कई बार क्या होगा, पार्टनर्स को ध्यान नहीं रहेगा कुछ बातों को डिसाइड करना, और अगर वो उन बातों को डिसाइड नहीं करेंगे तो उनमें पक्का झगड़ा होगा। उनमें झगड़ा होगा तो बिना बात पे जाके कोर्ट को तंग करेंगे। तो कोर्ट की रिक्वेस्ट पर पार्टनरशिप एक्ट ने पहले ही कह रखा है कि चाहे आपकी पार्टनरशिप डीड बनी हो या ना बनी हो, अगर डीड में ये इंपॉर्टेंट बातें मिसिंग होंगी तो हम जो रूल बता रहे हैं वो रूल आपके अप्लाई हो जाएंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बेटे इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डीड नहीं बनाई, इसमें दोनों बातें कवर हो रही हैं। अगर डीड नहीं बनाई तो भैया डीड में पॉइंट के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, डीड तो बनाई लेकिन डीड में वो पॉइंट मिसिंग हो तो भी ये वाले रूल लग जाते हैं। सर कौन सा पॉइंट मिसिंग हो, जिनके बारे में हम आपको कह रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहला, in the absence of partnership deed, profits oblique losses will be shared equally by all the partners. अगर डीड नहीं बनी तो झगड़ा ये होगा कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितना लॉस मिलेगा। तो भाई लॉ ने कहा अगर आप डीड नहीं बनाओगे तो हम सबको बराबर बराबर बांटेंगे, प्रॉफिट भी और लॉस भी। नंबर 2, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स। अब पार्टनर झगड़ा करेंगे, जी मैंने कैपिटल ज्यादा लगाई है, इसने कैपिटल कम लगाई है। तो लॉ कह रहा है कि अगर कैपिटल कम ज्यादा लगा रहे हो तो उसके इंटरेस्ट का रेट तय कर लेना। अगर आपने इंटरेस्ट का रेट तय नहीं किया तो फिर किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा। नंबर 3, नो सैलरी टू एनी पार्टनर। अब बेटे पार्टनरशिप फर्म में कुछ वर्किंग पार्टनर होते हैं जो कि दिन रात आपके बिजनेस में बैठते हैं, और कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं जो केवल पैसा लगा देते हैं और दिन रात नौकरी करते रहते हैं। तो ऐसे में कुछ समय के बाद झगड़ा खड़ा हो जाता है। वर्किंग पार्टनर कहता है कि भाई मैं तो मेहनत करता हूं, मुझे सैलरी एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए, और उन्होंने ये बात पहले डिसाइड नहीं कर रखी थी। तो लॉ कहता है कोई बात नहीं, आगे से डिसाइड कर लो और पुरानी सैलरी को भूल जाओ। यानी पुराने पीरियड की सैलरी तो मिलेगी नहीं, नए पीरियड में आप लोग बैठ के तय कर लो कि किसको सैलरी चाहिए और किसको सैलरी नहीं चाहिए। नंबर 3, नंबर 4, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स। यानी पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तय नहीं किया तो उससे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। यानी आप देख रहे हो कि डीड अगर ना बनी हो तो सबसे सिंपल डिसीजन जो बनता है वही लॉ ले रही है। नंबर 5,
पांचवा पॉइंट यह है कि इंटरेस्ट ऑन लोन्स एडवांस्ड बाय द पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इसका मतलब अगर किसी पार्टनर ने अपनी कैपिटल के बियॉन्ड फर्म में कोई इंटरेस्ट कोई लोन दे रखा है, कोई एडवांस मनी दे रखा है अदर देन कैपिटल, तो उस लोन के ऊपर अगर कोई रेट डिसाइड नहीं हुआ था तो फिर पार्टनरशिप फर्म को 6% इंटरेस्ट पर एनम उस लोन के अमाउंट पर देना होगा। बोलिए, ये बात समझ में आई? और ये हमारी पार्टनरशिप अकाउंटिंग का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और ये आपको हमेशा याद रखना है। अब देखना यह है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मैं जो इतनी देर से मेहनत कर रहा हूं इससे कुछ सीखे हैं या नहीं सीखे हैं? अच्छा सर, कैसे देखेंगे? मैंने कहा ठीक है, इसके लिए हम आपसे एक दो क्वेश्चन पूछेंगे और फिर उसके बाद में आज की क्लास वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। ठीक है सर, बताएं आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे? अब बेटे, मैं नई रिकॉर्डिंग्स बना रहा हूं और मेरे पास अभी तक नई वाली बुक आई नहीं है, इसीलिए मैं आपको अभी पुरानी वाली बुक से ही करवा रहा हूं और नई बुक आएगी तो उसमें कोई खास चेंजेस नहीं आएंगे। पार्टनरशिप में तो कोई खास चेंजेस आने वाली बात है नहीं, इसलिए कोई घबराएंगे नहीं। और जिनके पास नई बुक होगी वो नई बुक से देख लेंगे, और जिनके पास नई बुक नहीं है, जैसे मेरे पास अभी नई बुक नहीं है, तो मैं आपको पुरानी वाली बुक से एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूं। आपकी नई बुक में भी ये क्वेश्चन जरूर होंगे। ठीक है सर। हाँ जी, मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 1। बताइए, X, Y and Z are partners in a firm. They do not have partnership. तो एक ही बात है। या यहां ये लिखा होता पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो भी कोई बात नहीं थी, तब भी मतलब यही होता। अच्छा, मैं जरा और फोकस करने की कोशिश करता हूं, रुकिए। पढ़िए, X who has contributed more capital than other partners, इसका मतलब X ने Y और Z से ज्यादा कैपिटल लगाई है। डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इन द कैपिटल रेशियो। आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा? पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है तो एक्स कह रहा है कि भाई मुझे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। आप ही बताइए, डीड नहीं बनी हो तो लॉ क्या कहेगा कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं। तो एक्स डिमांड चाहे 10% कर ले चाहे 20% कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पॉइंट नंबर 2, वो चाहता है प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में बांटा जाए। इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो। तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। Y has devoted full time to run the business. Y ने ज्यादा समय लगाया है। And he demands salary of 5,000 पर मंथ। अब बताओ, अगर आपने डीड नहीं बनाई तो किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। तो Y को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। X और Z बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई सैलरी नहीं मिलेगी। Z demand interest on loan of 50,000 advanced by him at a market rate of interest of 12%। बात तो ठीक है, जिस दिन पार्टनरशिप एक्ट नया बनेगा उस दिन पक्का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हो जाएगा। लेकिन अभी तो पुराना पार्टनरशिप एक्ट चल रहा है और पुराना पार्टनरशिप एक्ट कहता है अगर डीड नहीं बनाई होगी तो 12% तो नहीं 6% आपको दे देंगे।
तो Z विल बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स अमाउंटेड टू 50,000। अब वो कह रहे हैं प्रॉफिट 50,000 था तो भाई तीनों में इक्वली बांट दो। समझ में? ये प्रॉफिट तीनों में इक्वली बढ़ जाएगा और ये चारों पॉइंट का क्या पोजीशन है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, एक बार और ट्राई करते हैं। मैंने कहा छोड़ो जी छोड़ो, होमवर्क में लेके जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपके पास होमवर्क में जाएगी, आप इसे पढ़ना और समझने की कोशिश करना कि हमने जो पॉइंट्स आपको पढ़ाए हैं वो पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं या नहीं समझ में आए। एक नया पॉइंट आपको बता दूं, पॉइंट नंबर 3, X wants to introduce his son Z into their business। X जबरदस्ती अपने बेटे Z को बिजनेस में लाना चाहता है और Y कह रहा है कि मुझे ये मंजूर नहीं है। X कभी भी अपने बिजनेस को बेटे को ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक बाकी सभी पार्टनर्स की सहमति ना हो। ठीक है, चलिए जी। सर क्या कोई और होमवर्क होगा? बस बेटे होमवर्क तो यही होगा कि जो बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो आपने याद करनी है। और एक छोटी सी चीज हम आपको और समझा देते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास वाइंड अप कर देंगे। आइए सभी बच्चे मेरे साथ एक बात और समझ लेंगे कि हमारे पास एक नई टर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बुलाया जाता है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। बेटे एक तो होती है नॉर्मल पार्टनरशिप, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है नॉर्मल पार्टनरशिप। जो हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं वो भी अप्लाई होता है ऑन नॉर्मल पार्टनरशिप। LLP का एक्ट भी अलग है। तो अगर आपने कोई पार्टनरशिप बनाई है तो उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब अगर व्यापार में नुकसान हो गया तो उनका घर बार सब बिक जाएगा और वो दिवालिया हो जाएंगे। अब लोगों ने कहा कि देखो कभी कभी बिजनेस में हो जाता है कि लॉस हो जाता है, अब लॉस हो जाए तो हम लोग तो दिवालिया हो जाएंगे। तो उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि एक ऐसा कानून बनाइए जिसमें हमारी पार्टनरशिप की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए। तो सरकार ने भी कुछ नए नियम बना दिए। ठीक है, तो सरकार ने कहा हम एक कानून बना रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 और आप इन नियमों का पालन कर लेना। अगर आप इन नियमों का पालन करोगे तो फिर आपके पार्टनर्स की लायबिलिटी हम अनलिमिटेड के बजाय लिमिटेड कर देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस। समझ में आया? तो बेटे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कानून में एक अलग दर्जा रखती है, लेकिन इसकी अकाउंटिंग में कोई अंतर नहीं होता। अकाउंटिंग तो बिल्कुल वैसे ही होनी है जैसे कि हमारी नॉर्मल पार्टनरशिप की होती है। इसलिए अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें कुछ नई बातें हैं। समझ में आ कि अगर आप LLP बनाना चाहते हैं तो आपको लॉ की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं और इसके लिए आपको जाना पड़ता है टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब सर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या होता है? बेटे हर गवर्नमेंट संस्था का एक सरकारी ऑफिसर होता है। मैं 2 मिनट फोकस करता हूं, फोकस बढ़ा रहे हैं हम, 2 मिनट रुकिए। जब आप पार्टनरशिप बनाते हैं और पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो जानते हो पार्टनरशिप डीड को जाके रजिस्टर कराना पड़ता है। किसके पास? टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। इसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ऐसी जब आप LLP बनाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाकर के आपको कुछ बातों को फॉलो करना पड़ता है। यहां पर लिखा हुआ है
कि एलएलपी के बारे में 2 बातें पढ़ लीजिए। इसमें कोई समझाने लायक बातें नहीं है, सिर्फ आपने रीड करना है कि एलएलपी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें के पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। उन्हें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना पड़ता है और वहां पर जाकर के उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट देने होते हैं, कुछ कंडीशन उनकी होती हैं, वो पूरी करनी होती हैं। ये आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब मैं फोकस करना नहीं चाहता क्योंकि समय हो चला है और आपको मैंने बता दिया है आज की क्लास में कोई होमवर्क नहीं है एक्सेप्ट इसके कि आप इन बातों को पढ़ के आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की क्लास समझ में आई होगी और ये भी उम्मीद करता हूं कि आगे की क्लासेस भी ऐसे ही समझ में आती रहेंगी। चलिए, टाटा, बाय बाय, सी यू।